तो तीसरा कंसिक्वेंसेस क्या है हमारा, 2 हो गए थे ना हमारे, तो थर्ड कंसिक्वेंसेस सी। तीसरा कंसिक्वेंसेस है एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। यह फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का तीसरा कंसिक्वेंसेस था, एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। अच्छा, आइसोलेटेड सिस्टम की कंडीशन क्या होती है, याद करो, फर्स्ट लेक्चर में बताया था मैंने, एनर्जी ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। एनर्जी ट्रांसफर, मास ट्रांसफर कौन कौन नहीं हो सकता बताओ, है कांस्टेंट। ये स्टेटमेंट है जो कंसिक्वेंसेस है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, कि एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। देखो हमारी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशंस क्या थी, डेल क्यू इज इक्वल टू डी ई प्लस डेल डब्ल्यू, ये थी हमारी इक्वेशंस। ठीक है, हमको पता है कि आइसोलेटेड सिस्टम की कंडीशंस क्या होती है कि इसमें से ना तो एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है, ना ही मास ट्रांसफर हो सकता है। यूनिवर्स इज द एग्जांपल ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम। अच्छा, और 2 एग्जांपल्स और लिखाए थे मैंने आइसोलेटेड सिस्टम के। द फर्स्ट इज हॉट कॉफी केप्ट इन वेल इंसुलेटेड फ्लास्क, एंड द सेकंड एग्जांपल इज सिमिलर, दैट इज आइस केप्ट इन वेल इंसुलेटेड फ्लास्क। ठीक है, ये 2 एग्जांपल और थे। यूनिवर्स इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। तो देखिए, जब मैं बोल रहा हूं कि आइसोलेटेड सिस्टम, तो जाहिर सी बात है देयर इज नो एनर्जी ट्रांसफर, और एनर्जी का ट्रांसफर 2 ही फॉर्म में हो सकता है, हीट और वर्क के फॉर्म में। तो इन दोनों को 0 कर दो, दैट वुड बी इक्वल टू 0 एंड दैट वुड आल्सो बी इक्वल टू 0। तो क्या बचा हमारे पास, डी ई इज इक्वल टू 0। अब जब चेंज इन एनर्जी 0 है तो जाहिर सी बात है एनर्जी कांस्टेंट होगी, सो एनर्जी विल बी कांस्टेंट। तो ये हमारा कंसिक्वेंसेस हो गया। ठीक है, बट दिस इज फॉर आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, फोर्थ कंसिक्वेंसेस हमारा ले लेते हैं हम कि PMM1 इज इम्पॉसिबल, परपेचुअल मोशन मशीन। PMM1 इज इम्पॉसिबल। ये क्या है, ये PMM क्या है, ये देखो, एक बार इन्वेंटर ने क्या कहा, इन्वेंटर ने बोला कि हमने एक स्टीम पावर प्लांट बनाया। सपोज मान लो कि यहाँ पर बॉयलर लगा हुआ है, ठीक है, ये बॉयलर से यहाँ पर जाकर के एक टरबाइन लगा है, ठीक है ना, इस टरबाइन से यहाँ पर जनरेटर अटैच है, ठीक है, और यहाँ पर पंप कंडेंसर लग रहा है जहाँ से हीट रिजेक्ट होगी, और यहाँ पे पंप लगा हुआ है, ठीक है, और ये वापस से जा कर के ये वापस से यहाँ पर जा रहा है, ठीक है, बॉयलर में। ठीक है, अब देखो इधर इन्वेंटर ने बोला कि यहाँ पे जो बॉयलर को हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, भाई बॉयलर में तो आप क्या करोगे, बॉयलर से क्या हीट एडिशन कहाँ होता है, बॉयलर में। कंडेंसर से होता है हीट रिजेक्शन, क्यू आउट, ठीक है, टरबाइन से होता है वर्क आउटपुट, टरबाइन से वर्क आउटपुट निकालते हैं। इन्वेंटर ने कहा कि अगर इससे जो एनर्जी निकल रही है उसको हमने रेजिस्टेंस की फॉर्म में किसको प्रोवाइड कर दिया, बॉयलर को, यानी कि बॉयलर को जो हीट मिल रही है ना वो इस रेजिस्टेंस हीटर की वजह से मिल रही है। और ये रेजिस्टेंस हीटर में एनर्जी कहाँ से जा रही है, ये जो टरबाइन वर्क आउटपुट दे रहा है उससे जनरेटर चल रहा है, ठीक है, तो जनरेटर का कुछ पार्ट इस रेजिस्टेंस हीटर में जा रहा है, जनरेटर में जो आउटपुट आ रहा है उसका कुछ पार्ट रेजिस्टेंस हीटर में जा रहा है, और जो ये रेजिस्टेंस हीटर बॉयलर को हीट प्रोवाइड कर रहा है, जिससे फ्यूल है, जो भी उसके अंदर फ्यूल है वो बर्न हो रहा है। जनरली हम हीट कैसे प्रोवाइड करते हैं, फॉसिल फ्यूल को बर्न करके। बॉयलर में जो हमारा फ्यूल बर्न होता है, हीट प्रोवाइड करते हैं, वो किसकी वजह से करते हैं, भाई बॉयलर में स्टीम जनरेशन होती है ना, तो फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं हम। तो देखो यहाँ पर उसने ऐसा नहीं करा, उसने बोला कि यहाँ पे रेजिस्टेंस हीटर लगा दो और रेजिस्टेंस हीटर से हीट प्रोवाइड हो जाएगी, बॉयलर को स्टीम बन जाएगी। लेकिन उसने ये बोला कि अगर एक बार ये सिस्टम चल गया तो फिर इनडेफिनेटली टाइम तक के लिए चलता ही रहेगा। सोच के देखो, प्रैक्टिकली सोच के देखो, मान लो कि यहाँ से एक बार वर्क आउटपुट निकल गया, ठीक है, इसका कुछ पार्ट तो हमको मिल गया और कुछ पार्ट इस रेजिस्टेंस हीटर ने ले लिया जो बॉयलर को हीट कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि एक साइकिल कंप्लीट हो गया, तो ये चलता ही रहेगा, कभी रुकेगा नहीं। तो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉलो नहीं हो रहा है यहाँ पर। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कह रहा है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट ओनली कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म।
यहाँ पे देखो सराउंडिंग में क्या जगह जा रहा है, एक वर्क आउटपुट जा रहा है और एक यहाँ पे हीट आउटपुट जा रहा है, ठीक है ना। आप एडिशन कुछ दे ही नहीं रहे हो, आपने बाहर से तो कुछ दिया ही नहीं ना, आपने बाहर से तो कुछ दिया ही नहीं। तो जब आपने इनपुट ही नहीं दिया और आपको आउटपुट भी मिल रहा है, दैट इज इम्पॉसिबल। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, यू कैन नॉट क्रिएट एनर्जी, यू कैन ओनली कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। तो यहाँ तो जब आउटपुट निकल रहा है और विदाउट इनपुट देयर इज आउटपुट, तो कहने का मतलब आप क्या कर रहे हो, एनर्जी जनरेट कर रहे हो, दैट इज इम्पॉसिबल, दैट इज द वायलेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है ना। तो इसीलिए ये इम्पॉसिबल है। सो दैट इज द PMM1 इज इम्पॉसिबल, परपेचुअल मोशन मशीन। या आप इसको सिंपली फॉर्म में आप कहना चाहो तो इसको ऐसे समझ लो कि यहाँ पर एक डिवाइस लगा हुआ है और यहाँ से कंटिन्यूसली वर्क आउटपुट हमको मिलता जा रहा है और हमने यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं। ये पॉसिबल है क्या, ये पॉसिबल है क्या, पॉसिबल ही नहीं है। सो दैट इज वाई PMM1 इज इम्पॉसिबल। तो यहाँ पर हमने 4 कंसिक्वेंसेस देखे। पहला कंसिक्वेंसेस था कि हीट ट्रांसफर इज अ पाथ फंक्शन, सेकंड कंसिक्वेंसेस था कि एनर्जी is a property, and the third consequence is the energy of an isolated system remain constant, and the fourth is PMM1 is impossible. PMM1 is impossible. अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिसमें से हम ये देखेंगे कि एनर्जी का ट्रांसफ़र हीट और वर्क के फॉर्म में किस तरीके से हो सकता है। देखिए ये समझना ज़रूरी है कि क्या सिस्टम है और क्या सिस्टम नहीं है, ठीक है। क्योंकि एक बार आपने ये समझ लिया कि सिस्टम हमारा क्या है और एनर्जी का ट्रांसफ़र किस फॉर्म में हो रहा है, तो फिर आपके लिए कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। वरना आप इसमें कंफ्यूज होते रहोगे कि हीट ट्रांसफर हो रहा है या वर्क ट्रांसफर हो रहा है। कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि अगर आपका ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है जो अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ, तो आप इसी में कंफ्यूज होते रहोगे कि यहाँ पर हीट ट्रांसफर हो रहा है, वर्क ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं जिसको अभी हम समझेंगे। तो यहाँ पर दिस इज अ कंटेनर, ठीक है, एंड विच इज एडियाबेटिक, आई मीन इंसुलेटेड। सो दिस इज अ कंटेनर विच इज इंसुलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या करा कि बाहर से एक रेजिस्टेंस हीटर लगा दिया। इधर देखो, मेरी बात ध्यान से सुनना। इसके अंदर क्या भरा हुआ है, इसके अंदर कुछ ना कुछ भरा हुआ है, गैस भरी हुई है, ठीक है। मुझे ये बताओ कि अगर ये इंसुलेटेड है और हमारा सिस्टम क्या है। सबसे पहली चीज़, मान लो कि मेरा पूरा सिस्टम ये है, पूरा का पूरा ही मैंने कंसिडर कर लिया, पूरा का पूरा डब्बा। तो यहाँ पे जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है वो किस फॉर्म में होगी, मुझे बताओ किस फॉर्म में होगी। ये हमने करा हुआ है पहले भी एग्जांपल्स। बताओ अगर ये पूरा कंटेनर हमारा सिस्टम है तो एनर्जी किस फॉर्म में ट्रांसफ़र हो रही है यहाँ पर सिस्टम के अंदर। देखो चूँकि ये इंसुलेटेड है तो जाहिर सी बात है भाई, ये इंसुलेटेड है ना, इंसुलेटेड है तो जाहिर सी बात है कि हीट का ट्रांसफ़र तो होएगा नहीं, ठीक है ना। हीट का ट्रांसफ़र तो होगा नहीं, लेकिन क्या एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा। तो देखो अगर एनर्जी की बात की जाए, चूँकि एनर्जी का ट्रांसफ़र हीट और वर्क के फॉर्म में होता है, चाहे किसी के भी फॉर्म में हो, अगर दोनों में से एक फॉर्म में भी होता है तो हम कहेंगे कि हाँ एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है। क्या वर्क के फॉर्म में हो रहा है, क्या हीट के फॉर्म में हो रहा है, ये बताओ। हीट के फॉर्म में तो हो ही नहीं रहा क्योंकि इंसुलेटेड है, वर्क के फॉर्म में हो रहा है। आगे बात समझ में, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, बाहर से तो इलेक्ट्रिसिटी आ रही ना यहाँ पे, क्योंकि हमारा सिस्टम क्या था, ये पूरा कंटेनर। तो इसलिए हमने कहा कि देयर इज़ अ वर्क ट्रांसफ़र, देयर इज़ नो हीट ट्रांसफ़र। अच्छा, सेकंड केस में मैंने क्या करा, अपना सिस्टम चेंज कर लिया। सपोज सेकंड केस में जो हमारा सिस्टम होगा ये तो इंसुलेटेड ही है, ठीक है, और यहाँ से वही हीटर लगा हुआ है। अब मुझे बताओ कि मान लो कि मैंने अपना सिस्टम ये कंसिडर कर लिया, अंदर कुछ पार्ट, ये वाला, ये मेरा सिस्टम है, ये जो मैंने बॉक्स बनाया ना, दिस इज़ माय सिस्टम। मुझे बताओ कि यहाँ एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है तो किस फॉर्म में हो रहा है। इसके अंदर हमारी गैस भरी है कुछ ना कुछ, ठीक है। एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा या नहीं होगा, वर्क का ट्रांसफ़र होगा या हीट का ट्रांसफ़र होगा, ये बताओ। ये तो जाहिर सी बात है एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा ही, टिक लगा दिया मैंने। वर्क का ट्रांसफ़र हो रहा है क्या, अरे सिस्टम पे फोकस करा करो हमेशा। जब ये डिसाइड करना हो कि हीट इंटरेक्शन है वर्क इंटरेक्शन है, उसके लिए आपको पहले सिस्टम पे फोकस करना है कि हमारा सिस्टम क्या है। सिस्टम अब ये है, ये पूरा डब्बा सिस्टम नहीं है। अब ये सिस्टम मैंने जो यहाँ डॉट लगाया ना ब्लू कलर का, ये हमारा सिस्टम है। यहाँ पे देखो, चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो रही है, कोई डाउट नहीं है इसमें, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो रही है, अंदर इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है।
जिससे ये सिस्टम को, जिससे ये यहाँ पे जो गैस फील्ड है इसके टेम्परेचर को बढ़ा रहा है। क्योंकि इसका टेम्परेचर और ये अपना टेम्परेचर से, ये इसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये हीट प्रोवाइड कर रहा है। क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, तो हम कहेंगे देयर इज अ हीट ट्रांसफर। भाई इस सिस्टम के लिए तो ये भी सराउंडिंग के हुआ ना, अरे समझ रहे हो ना, सिस्टम के अलावा जो भी चीज़ है वो सराउंडिंग का पार्ट है, ठीक है। तो ये सिस्टम है, हमारे सिस्टम के अलावा जो भी चीज़ है वो तो हमारा सराउंडिंग का पार्ट है। तो चूंकि ये रेजिस्टेंस हीटर हमको हीट प्रोवाइड कर रहा है, सॉरी टेम्परेचर बढ़ा रहा है इसका, तो कहने का मतलब ये हीट ट्रांसफर कर रहा है। तो हमने कहा कि यहाँ पे हीट ट्रांसफर हुई, लेकिन यहाँ वर्क का तो कोई लेने देना ही नहीं है ना, हमारे सिस्टम में वर्क ट्रांसफर हो रहा है क्या? सिस्टम पे देखो, सिस्टम पे हीट ट्रांसफर हो रही है, वर्क ट्रांसफर हो रही है। इसका टेम्परेचर T1, इसका टेम्परेचर T2, हीट ट्रांसफर होगी, देयर इज नो वर्क ट्रांसफर। अब हम बात कर लेते हैं एंथैल्पी की। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंथैल्पी। वैसे हमने बेसिक कंसेप्ट ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स में ये देखा था कि एंथैल्पी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। व्हाट? इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। सो एंथैल्पी इट इज रिप्रेजेंटेड बाय H एंड इट इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर इनटू वॉल्यूम। देखो मोलियर नाम के साइंटिस्ट ने एक स्टीम टरबाइन पे एनालिसिस की, तो जब वो स्टीम टरबाइन की एनालिसिस कर रहा था तो उसमें बार बार एक टर्म सामने आ रही थी, U प्लस पी वी, U प्लस पी वी, U प्लस पी वी। वो देख देख के थक गया, उसने कहा यार इसको एक नाम भी दे देते हैं, तो उसने उसको नाम दे दिया एंथैल्पी H, ठीक है। इसकी यूनिट होगी किलो जूल। अगर आप इसको पर यूनिट मास की फॉर्म में लिखना चाह रहे हो, दैट इज U प्लस पी वी, ठीक है, दैट इज किलो जूल पर किलोग्राम। ये किलो जूल पर किलोग्राम हो गया है, तो अब ये एक्सटेंसिव है, इंटेंसिव है? अरे पर किलोग्राम का मतलब क्या है? स्पेसिफिक एंथैल्पी की बात हो रही है ना, तो दैट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, दैट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। Enthalpy is extensive property, but specific enthalpy is intensive property, because intensive extensive is divided on the basis of the mass, dependency on mass। अगर मास पे डिपेंड कर रहा है तो हम कहेंगे एक्सटेंसिव, अगर मास से इंडिपेंडेंट है तो हम कहेंगे इंटेंसिव है, ठीक है ना। सो यहाँ पे पर किलोग्राम का मतलब है कि मास से इंडिपेंडेंट है। सो दैट इज वाई वी हैव सेड दैट दिस इज स्पेसिफिक एंथैल्पी एंड दिस इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशंस बन गई, ठीक है। अब देखिए हमने पिछले लेक्चर्स में जब हमने एनर्जी एनालिसिस किया था क्लोज सिस्टम का, उसमें हमने बाउंड्री वर्क डन को डिटेल में देखा था। अलग अलग प्रोसेस के लिए बाउंड्री वर्क डन कैसे कैलकुलेट होता है वो हमने अच्छे से देखा था, उनके फॉर्मूलेस देखे थे। फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए वर्क डन कितना होगा, बाउंड्री वर्क डन फॉर कांस्टेंट प्रेशर्स के लिए कितना होगा, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, पॉलीट्रोपिक। इसी तरीके से अब हम हीट की बात करेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक इज हीट ट्रांसफर फॉर वेरियस प्रोसेस। हीट ट्रांसफर फॉर, देखो ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। यहाँ से न्यूमेरिकल्स बनते रहते हैं, इनका बहुत यूज़ है न्यूमेरिकल्स में, मोस्टली गेट में। तो देखो फर्स्ट प्रोसेस, अरे बोलो फर्स्ट प्रोसेस कौन सा लें? कांस्टेंट वॉल्यूम ले लेते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब चेंज इन वॉल्यूम ज़ीरो, ठीक है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए हीट ट्रांसफर कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं। देखो इधर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशंस क्या बोल रही है हमको? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कह रहा है डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। पी डी वी मैंने क्यों लिखा? क्योंकि प्रोसेस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस मैंने एजम्पशंस लिया है। सो द सिस्टम इज स्टेशनरी, ठीक है, एंड द प्रोसेस इज क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, सो वी हैव सेड दैट देयर इज अ पीडीवी वर्क। देखो अगर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या? डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू। हमको पता है कि डेल क्यू इज इक्वल टू एम सी डी टी होता है, ठीक है। चूंकि प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम है तो मैंने यहाँ सी की जगह सी भी लिख दिया। क्यों लिख दिया? देखो स्पेसिफिक हीट दो टाइप की होती है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। अभी मैं आपको बताऊंगा स्पेसिफिक हीट क्या होती है यहाँ पर, पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम है इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? CV, ठीक है। तो यहाँ पर
डी यू क्या बन गया हमारे पास, डी यू इज इक्वल टू एम सी वी डी टी। एम और सी वी तो कॉन्स्टेंट है, डी टी तो कहने का मतलब है कि डी यू डिपेंड ऑन, यानी कि इंटरनल एनर्जी किस पर डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर पर। तो ये हमारी डी यू आ गया एम सी वी डी टी। एजम्पशंस क्या है, यानी किस किस कंडीशन में ये वैलिड है, हर जगह मत लगा देना इसको एम सी वी डी टी को। फॉर आइडियल गैस दैट इज इंपॉर्टेंट, एजम्पशन इज फॉर आइडियल गैस एंड द सेकेंड इज एनी प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस हो, कोई भी प्रोसेस हो, कोई भी सब्सटेंस हो, आइडियल गैस होनी जरूरी है। और तीसरी कंडीशन क्या, कांस्टेंट वॉल्यूम तो होना ही चाहिए ना, दिख रहा है ना आपको, दैट इज कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है ना, यहाँ लिख रहा हूं मैं कांस्टेंट वॉल्यूम। तो तीन कंडीशन में ये इक्वेशन वैलिड है। फर्स्ट इज फॉर आइडियल गैस होनी चाहिए, एंड दिस इज फॉर एनी प्रोसेस, एनी सब्सटेंस के लिए वैलिड है, एंड द कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस शुड बी देयर। डी यू इज इक्वल टू एम सी वी डी टी। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि फॉर एन आइडियल गैस, चूँकि आइडियल गैस की बात हो रही है यहाँ पे, सो फॉर एन आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। अरे टेम्परेचर के अलावा कोई वेरिएबल है क्या यहाँ पे, कोई वेरिएबल नहीं है। सो फॉर एन आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। लेकिन रियल गैस की बात अलग है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ फॉर रियल गैस। अब देखो रियल गैस को हम बाद में आगे पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक रिलेशंस में, फिलहाल मैं आपको यहाँ बता देता हूँ फॉर द रियल गैस इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड द वॉल्यूम। क्योंकि इंजीनियरिंग सर्विस प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आ चुका है ये कि फॉर द आइडियल गैस एंड एनर्जी इज अ फंक्शन, इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, शायद एंथैल्पी का आया था, हाँ एंथैल्पी के बारे में पूछा था कि एंथैल्पी इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आ जाते हैं। अगर रियल गैस की बात आ गई तो मान लो कि उसमें तो आप क्या पुट करोगे, इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड द वॉल्यूम। सेकेंड देखो टेम्परेचर और वॉल्यूम, यहाँ एक और बात समझ लेते हैं, एग्जाम्पल समझ लेता हूँ। सपोज मान लो कि एक कंटेनर है, इसका प्रेशर है 25 किलो पास्कल, ठीक है, और इसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इस कंटेनर का प्रेशर 50 किलो पास्कल है, इस कंटेनर का टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्योंकि इंटरनल एनर्जी इज डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ओनली फॉर आइडियल गैस। अगर इसमें आइडियल गैस फील्ड है तो इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। चूंकि टेम्परेचर दोनों का सेम है इसलिए हम ये कहेंगे कि इंटरनल एनर्जी दोनों की सेम होगी, क्योंकि डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ओनली। चाहे प्रेशर अलग अलग हो, कुछ भी मतलब नहीं उससे, टेम्परेचर सेम है। आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। तो मैं लिख देता हूं फॉर आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी, फॉर आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, अरे बोलो, इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो ये तो बात होगी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस की, जिसमें हमने ये देखा कि इंटरनल एनर्जी दैट इज डी यू इज इक्वल टू एम सी वी डी टी, ठीक है, दैट इज सी वी इज द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, एंड डी टी इज द चेंज इन टेम्परेचर। सेकेंड हम प्रोसेस की बात करेंगे और वो है हमारा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। द सेकेंड इज कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। देखो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए हम एंथैल्पी की इक्वेशन यूज करेंगे, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। देखो इधर, अगर कांस्टेंट प्रेशर है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशंस क्या है हमारे पास, डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, ठीक है ना। अगर ये प्रेशर कांस्टेंट है तो ये डिफरेंशियल के अंदर जाए या बाहर जाए उससे कोई फर्क तो पड़ना नहीं है ना भाई। देखो अगर मैं ये लिखूं डी पी वी, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो मैं इसको लिख सकता हूं पी डी वी, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, कांस्टेंट है वो तो इसलिए मैंने क्या करा, इस पी को अंदर ले लिया, तो मेरी इक्वेशंस बन गई डी यू प्लस डी पी वी। तो यहां पे इक्वेशंस क्या बन गया हमारे पास, डी यू इज डी क्यू इज इक्वल, डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी वी। ये हमारी इक्वेशंस बन गई, ठीक है ना। ये डी यू है, ये डी पी वी है, तो मैंने इनको डिफरेंशियल की फॉर्म में लिख लिया, टोटल डी यू प्लस पी वी। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा था कि एंथैल्पी
H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, अभी देखा था या नहीं देखा था? तो मैं डी यू प्लस पी वी को क्या लिख सकता हूँ, डी एच लिख सकता हूँ ना, मैं लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? तो फाइनल हमारे पास इक्वेशंस क्या बन जाएगी यहाँ से, डेल क्यू इज इक्वल टू डी एच। तो यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ यही इक्वेशंस, दैट इज डी यू प्लस पी वी, ये हमारे पास आया था। चूँकि H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी होता है, दैट इज एंथैल्पी। तो यहाँ पर फाइनल इक्वेशंस मेरे पास आ जाएगी डी एच। आगे इक्वेशंस, चूँकि प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर है तो डेल क्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, डेल क्यू विल बी फॉर कांस्टेंट प्रेशर दैट इज एम सी पी डी टी। मैंने आपको कहा था स्पेसिफिक हीट दो टाइप्स की होती है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए हमने देखा था कि स्पेसिफिक हीट क्या हो जाएगी CV, कांस्टेंट प्रेशर के लिए हमने देखा स्पेसिफिक हीट होगी CP, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो फाइनली मेरे को एंथैल्पी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, mCp dt। ये हमारे पास इक्वेशन सही किसकी, एंथैल्पी की, ठीक है। यहाँ पे देखो H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी होता है, ठीक है। सो द H इज इक्वल टू, तो मैं इसको DH लिख सकता हूँ, DH इज इक्वल टू DU, चलो इसको H की फॉर्म में लिख लो, H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। आइडियल गैस के लिए, चूँकि आइडियल गैस की बात हो रही है, फॉर आइडियल गैस अगर मैं आइडियल गैस लूँ तो पी वी इज इक्वल टू RT होगा, पी वी इज इक्वल टू MRT होगा, ठीक है। अगर 1 किलोग्राम की बात करें तो पी वी इज इक्वल टू RT, तो आप यू लिख लो, H इज इक्वल टू यू प्लस MRT। M और R किसी पर्टिकुलर गैस के लिए कांस्टेंट होंगे, U डिपेंड ऑन टेम्परेचर, फॉर व्हाट, आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस के लिए। तो आइडियल गैस के लिए U इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, और MRT में तो T तो वैसे ही फंक्शन है, ठीक है ना। तो फाइनली हमारे पास क्या बचा कि फॉर आइडियल गैस एंथैल्पी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। सिमिलरली एंथैल्पी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, बट कंडीशन इज व्हाट, फॉर आइडियल गैस। इसके लिए देखो आइडियल गैस कंडीशन है यहाँ पे, फॉर आइडियल गैस, ठीक है। तो हमने कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए कैलकुलेशंस की। अब हम तीसरा प्रोसेस लेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस। लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बता देता हूँ स्पेसिफिक हीट के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, स्पेसिफिक हीट क्या होती है। स्पेसिफिक हीट वैसे मैं आपको इस बारे में बता चुका हूँ पहले लेक्चर में, लेकिन चूंकि यहाँ पर CP और CB पिक्चर में आ गए हैं इसलिए थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं। देखिए स्पेसिफिक हीट क्या होता है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर मास को हीट प्रोवाइड करते हो और उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री से बढ़ा देते हो, सो दैट इज द स्पेसिफिक हीट। तो मैं कह सकता हूं कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर of a mass, of a unit mass by 1 डिग्री, तो हम उसको बोलेंगे स्पेसिफिक हीट। अभी दो टाइप की होती है, मैंने आपको बताया, ठीक है। द फर्स्ट इज CP एंड द CV, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देखो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम हमेशा ग्रेटर देन होगी CV से, यानी कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम से। क्यों होगी, देखो CP इज ऑलवेज ग्रेटर देन CV, देखो CP इज ऑलवेज ग्रेटर देन CV, क्योंकि CV सिर्फ इंटरनल एनर्जी को इंक्लूड करती है। यहाँ पे आपने देखा था इंटरनल एनर्जी आ रही पिक्चर में, लेकिन यहाँ पर CP ना इंटरनल एनर्जी के साथ साथ इसको भी इंक्लूड करती है, फ्लो एनर्जी को। PV क्या है, फ्लो एनर्जी है एक तरीके की, ठीक है। तो इसीलिए CP इज ऑलवेज ग्रेटर देन CV, लेकिन कितनी ज़्यादा होती है वो देखते हैं। यहाँ पे देखो H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, इसका डिफरेंशियल जब मैं करूँगा तो क्या आ जाएगा, PV की जगह में MRT लिख सकता हूँ आइडियल गैस के लिए,
तो सिंस H इज इक्वल टू U प्लस एम आर टी, ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डी एच इज इक्वल टू डी यू प्लस एम आर डी टी, ठीक है। डी एच इज इक्वल टू क्या आया था हमारे पास, एम सी पी डी टी, सो दैट इज एम सी पी डी टी एंड दैट इज इक्वल टू एम सी वी डी टी प्लस एम आर डी टी। कैंसिल आउट कर दो जो जो भी कैंसिल हो रहा है, ये एम डी टी कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास क्या बचा, सी पी माइनस सी वी, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। आगे बात समझ में, ये आपको याद रखना है डायरेक्ट, और यहाँ से भी आपको नजर आ रहा है कि सी पी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सी वी बाय आर, आर से ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो अगर रेशो ऑफ स्पेसिफिक हीट की बात की जाए गामा की, तो गामा क्या होता है, सी पी अपॉन सी वी। भाई रेशो ऑफ स्पेसिफिक हीट, रेशो ऑफ स्पेसिफिक हीट गामा कितना होता है, गामा इज इक्वल टू सी पी अपॉन सी वी, देख चुके हैं अपन, गामा इज इक्वल टू सी पी अपॉन सी वी। देखो मैं यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड आपको वैल्यू लिख देता हूँ, क्योंकि जनरली हम एयर का यूज़ करते हैं क्वेश्चंस में, ज़्यादातर क्वेश्चंस में एयर यूज़ होती है, तो इसलिए एयर के लिए मैं आपको डायरेक्ट वैल्यूज़ लिखवा देता हूँ। तो देखिए फॉर एयर, ताकि आप न्यूमेरिकल में आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, ठीक है ना। फॉर एयर सी पी इज इक्वल टू 1.005 किलो जूल पर किलोग्राम इंटू केल्विन, सी वी की वैल्यू होती है 0.718 किलो जूल पर किलोग्राम, ठीक है। और गामा की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, दैट इज रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू 1.4, और आर की वैल्यू हो जाएगी, आर क्या है हमारे पास, कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट, ठीक है ना। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर बार से डिनोट करते हैं, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट इज आर एंड द यूनिट ऑफ दैट इज किलो जूल पर किलोग्राम इंटू केल्विन। सो आर की वैल्यू फॉर एयर, यहाँ आगे देख लेना इधर की तरफ, R इज इक्वल टू 0.287 किलो जूल पर किलोग्राम इंटू केल्विन। अरे ये R कैसे निकाला पता है ना, देखो R इज इक्वल टू क्या होता है, R इज इक्वल टू आर बार अपॉन मोलिकुलर वेट, ठीक है ना। ये R बार क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 8.314 किलो जूल पर किलोमोल इंटू केल्विन। तो यहाँ पे m अगर एयर की बात करें तो 29 इसका मोलिकुलर वेट होता है एयर का। तो ये हो गया एयर के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स वैल्यू, ताकि न्यूमेरिकल्स आए तो आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करने आसानी रहेगी, ठीक है ना। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में अभी तक हमने क्या देखा, उसको पहले रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे फॉरवर्ड करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा कि जूल ने एक स्टेटमेंट दिया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को लेकर के, और एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद उसने एक स्टेटमेंट दिया, और वो स्टेटमेंट था कि फॉर अ क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग अ साइक्लिक प्रोसेस नेट हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू नेट वर्क ट्रांसफर, ठीक है। साइक्लिक प्रोसेस के लिए था वो इक्वेशंस जो हमने लिखी थी, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल डब्ल्यू। लेकिन हमने उसको जब आगे कॉन्सिक्वेंसेस देखे तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस फर्स्ट था कि हीट ट्रांसफर इज अ पाथ फंक्शन। हालांकि हम ऑलरेडी उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस के जरिए देख चुके थे कि हीट ट्रांसफर क्या होता है, पाथ फंक्शंस कैसे होता है, ठीक है ना। लेकिन हमने यहाँ पर उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया कि हीट ट्रांसफर इज अ पाथ फंक्शन। सेकंड कॉन्सिक्वेंसेस ये था कि एनर्जी इज अ कांस्टेंट फॉर द आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, ये हमारा सेकंड कॉन्सिक्वेंसेस था। थर्ड कॉन्सिक्वेंसेस ये था कि एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी। ये हमने प्रूफ किया था कि किस तरीके से डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू पाथ से इंडिपेंडेंट टर्म थी, तो हमने इसको एक नाम दे दिया, दैट इज एनर्जी, ठीक है। क्योंकि वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती थी, इसलिए वो प्रॉपर्टी ही होनी थी, ठीक है ना। सो इट मस्ट रिप्रेजेंट अ प्रॉपर्टी, क्योंकि प्रॉपर्टी हमेशा इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पर डिपेंड करती है। अच्छा, अगर साइकिल की बात करें तो प्रॉपर्टी में चेंज कितना होगा ये बताओ भाई। आप यहाँ से चले घूम फिर करके आप यहीं आ गए, तो इनिशियल और फाइनल तो सेम हो गए, तो प्रॉपर्टी में चेंज क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। क्योंकि किसी भी सिस्टम का स्टेट को आप चेंज करना चाह रहे हो तो आपको उसकी प्रॉपर्टी तो चेंज करनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये हमने देखा था। फिर उसके बाद हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिराइव करा, जिसमें हमने देखा डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी ई प्लस डेल डब्ल्यू। अगर आपका सिस्टम स्टेशनरी है तो हमने लिखा कि डी ई इज इक्वल टू डी यू, ठीक है, इंटरनल एनर्जी। सो फाइनल इक्वेशंस विल बिकम दैट डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस
डेल डब्ल्यू। अगर क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हमारा एजम्पशंस था तो हमने कहा कि अगर क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है तो डेल डब्ल्यू में अदर वर्क को हम जीरो कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री वर्क यानी कि पीडीबी वर्क को हम कंसीडर करके चलेंगे। तो हमारी सारी कैलकुलेशंस इसी पर थी, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस पर। फिर हमने देखा कि हीट ट्रांसफ़र को अलग अलग प्रोसेस में कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो जब हमने हीट ट्रांसफ़र की कैलकुलेशंस की अलग अलग प्रोसेस में, तो हमको चेंज इन इंटरनल एनर्जी का एक फॉर्मूला मिला था, दैट इज़ du = mcv dt। फिर हमने आगे एंथैल्पी के बारे में देखा कि एंथैल्पी किस तरीके से मोलियर ने जब वो स्टीम टरबाइन के एनालिसिस कर रहा था, तो एक बार बार u+pv वाली टर्म बार बार उसके सामने आ रही थी, तो उसने फॉर द कन्वीनियंस उसने उसको h से डिनोट कर दिया u+pv को, जिसको उसने एंथैल्पी नाम दिया। फिर हमने देखा कि एंथैल्पी = mcp dt, ठीक है ना, फॉर द कांस्टेंट प्रेशर। फॉर द कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए हमने देखा हीट ट्रांसफर की कैलकुलेशन दैट विल बी इक्वल टू dh, दैट इज mcp डेल्टा t। फॉर द कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस वी विल गेट du = mcv dt, दैट इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एंड दिस इज cp विच इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इस तरीके से हमने कैलकुलेट की। फिर हमने आगे देखा कि स्पेसिफिक हीट cp इज ग्रेटर देन cv ऑलवेज, ठीक है। इसका मैंने एक आपको थ्योरेटिकल रीज़न बताया था कि किस तरीके से cp में इंटरनल एनर्जी के साथ साथ फ्लो एनर्जी भी इंक्लूड होती है, इसलिए cp ग्रेटर देन होती है, क्योंकि cv में सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी इंक्लूड होती है। लेकिन यहाँ पर हमने उसको मैथमेटिकली प्रूफ करके देखा और ये भी देखा कि cp cv से कितनी ज़्यादा होती है, तो cp - cv = r, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट देखा, दैट इज cp/cv, ये रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट होता है, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पर एयर के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स वैल्यू लिखवा दी है, ठीक है। ये आपको डायरेक्ट याद रखनी है ताकि आप जब न्यूमेरिकल सोल्व करो तो आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए। वैसे भी आप प्रैक्टिस करोगे तो वो आपको वैसे भी याद हो जानी है। आपको यहाँ पे इसकी यूनिट जरूर ध्यान रखनी है, दैट इज़ kJ/kg × केल्विन, ठीक है ना। R बार की क्या हो जाएगी, kJ/kmol × केल्विन। तो देखो अब यहाँ से मैं एक छोटा सा रिलेशन और निकाल देता हूँ cp और cv को लेकर के। तो देखो अगर मैं cp की वैल्यू क्या लिखूँ यहाँ से, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या मैं लिख सकता हूँ cp = γ/cv, ये मैं लिख सकता हूँ। तो जब मेरे को cp की वैल्यू मिल गई तो मैं cp की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में लिख दूंगा। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 cp की वैल्यू में क्या लिख दूंगा, γ/cv - cv = r। यहाँ से cv कॉमन ले लो तो यू विल गेट γ - 1 = r। फाइनली यू विल गेट cv = r/γ - 1। ये आपकी cv की वैल्यू आ गई किस फॉर्म में, r और गामा के फॉर्म में, ठीक है ना। सो दैट इज cv। नेक्स्ट अगर आपको cp की वैल्यू निकालनी है तो सिंपली cv की वैल्यू इसमें पुट कर दो, यू विल गेट cp = γ/r/γ - 1, क्योंकि कई बार वो आपको डायरेक्ट cp cv की वैल्यू ना दे करके r और गामा की फॉर्म में दे देगा, तो आपको cp cv कैलकुलेट करना आना ज़रूरी है। सो यहाँ से हमने cp और cv की कैलकुलेशंस कर ली।